आपने ओवैसी साहब के बारे में उल्टा पुल्टा बोला, आपने एमआईएम के जो कैंडिडेट है उनके बारे में उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं, जिनके लिए जाले में वोट देते समय सब पूरा गांव खाली हो गया, वो नहीं, वहां नहीं लोग पहुंचे हैं, तो आपके लिए क्या पहुंचेंगे। बढ़ी है बगल में हमारे यहाँ, बढ़ी जल रहा था, ये लोग जेडीयू ज्वाइन कर रहे थे 2020 में। मैंने स्टेटमेंट सुना फातमी साहब का, और इतना लूज टॉक कर रहे हैं, बताइए कि बीजेपी से पैसा मिला है। केवटी विधानसभा से आप कई बार बैठाने की कोशिश भी हुई थी, पैसे का लालच देकर वगैरह वगैरह से सब बात सामने आ रहा नहीं, है। देखिए, ये सब गलत जगह रॉन्ग डायल कर रहे थे ये लोग। दोस्तों हमारे साथ है अनीसुर रहमान साहब, एमआईएम के नेता हैं। पिछली बार देखा गया है कि चुनाव लड़े थे केवटी विधानसभा से, हालांकि कुछ अच्छा नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी सुर्खियों में है। इनसे बात करने की कोशिश करते हैं, क्या मामला रहा कि चुनाव में पीछे रह गए। आप सबसे पहले हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। जी, बहुत शुक्रिया। आपने पिछली बार अभी चुनाव विधानसभा का चुनाव लड़ा है एमआईएम से, क्या कारण रहा कि आप पीछे रह गए? देखिए, सबसे पहले तो केवटी विधानसभा की महान जनता का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जो भी वोट दिया वो एक मजबूत कड़ी हमारे लिए साबित हुआ। और ये जो वोट था, बहुत ज़्यादा वोट नहीं था, लेकिन फिर भी जो भी मिला है मुझे वोट, क्योंकि हमारे पास संगठन यहाँ पर नहीं था, हमारे लिए बहुत नई जगह थी। मतलब केवटी में नैरेटिव बहुत चलाया गया राजद की तरफ से, अलग अलग लोगों के द्वारा, बहुत सारी कमियां रही, लेकिन ये कमियां जो है उसको जो है बैठ कर हमने समीक्षा बैठक भी किया था अपने कार्यकर्ताओं के साथ, क्या कमी रह गई, क्या हमारी जो प्रॉब्लम रही इसमें चुनाव हारने का, इन सब पर मंथन हुआ है। और अगली बार जो है संगठन के साथ, मजबूती के साथ केवटी में विधानसभा जो है हम लोग चुनाव फिर से लड़ेंगे। प्रदेश अध्यक्ष आदिल हसन आज़ाद जी जीत चुके थे, लेकिन रिकाउंटिंग में उनको हरा दिया गया। मेरा ये मानना है कि सीमांचल हो या पूर्वांचल हो या मिथिलांचल हो, ये सभी हमारे बिहार का हिस्सा है और हम आज़ाद हैं कहीं भी चुनाव लड़ने के। और जो लोग कहते हैं कि 18% है, 20% है, आप क्या जीत पाएंगे, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि 2% वाले भी जीतते हैं, 14% वाले भी जीतते हैं, सभी लोग जीतते हैं। क्या मजबूरी है आपकी कि 20% वाले को आप नहीं ले पाते हैं और 2% वाले को आप ले लेते हैं। तो मेरा ये कहना है कि जब तक एक हिस्सेदारी की बात नहीं होगी, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। और यही जो लोग हमें कल तक इग्नोर कर रहे थे, अगले विधानसभा में मुझे साथ लेंगे और मेरे साथ चुनाव लड़ेंगे, और नहीं लड़ेंगे तो फिर इसकी और भुगतने के लिए तैयार रहें। हम लोग 6 सीट की डिमांड किए थे कि हमें 6 सीट दिया जाए और इस गठबंधन को मजबूत किया जाए, क्योंकि हम लोग चाहते थे कि देश में वोटों का बंटवारा नहीं हो। लेकिन ये लोग नशे में थे, घमंडी में थे, घमंड में चूर थे ये लोग। ये जानते थे कि इनका कुछ नहीं होना है, क्योंकि ये सिर्फ वोट लेने जानते हैं मुसलमानों से, हिस्सेदारी नहीं जानते हैं। लेकिन आप पे आरोप लग रहा है कि आपने सीमांचल पे, कांग्रेस की तरफ से वो भी आरोप लग रहा है कि सीमांचल में आपने बहुत सारे सीट को खराब कर दिया है, ये कहाँ तक सही है? भाई साहब, सीमांचल में खराब कर दिया तो और जगह आपका क्या परफॉर्मेंस है, बताइए ना। 6 सीट, 6 सीट आप लेकर आ रहे हैं और हम 5 सीट लेके आ रहे हैं, वो भी 6 सीट। आप बताइए, एक राष्ट्रीय मतलब आप पार्टी है, और राष्ट्रीय पार्टी होने के बाद भी 5-6 सीट ला रहे हैं। हम तो दूसरी बार लड़ रहे हैं बिहार से, फिर भी हम परफॉर्मेंस हमारा जितनी पिछली बार था हम इतना, तो परफॉर्मेंस में तो हमारी कमी नहीं है। ये कैसा गठबंधन है कि राजद भी उतरा हुआ है, कांग्रेस भी उतरा हुआ है, सीपीआई भी उतरा हुआ है, कांग्रेस भी उतरा हुआ है, राजद भी उतरा हुआ है। ये लोग अपने सीट बंटवारा ढंग से नहीं कर सकते हैं, क्या ये बिहार के और सेकुलरिज्म को बचाने निकलेंगे? तो बहुत आश्चर्य होता है कि इनके सेकुलरिज्म को लोग समझे, ये सिर्फ एक तमाशा है। ये अपना परिवारवाद, ये अपना जो है राजनीति को चमकाने के लिए अपना राजनीति कर रहे हैं, इनके पास कोई विज़न नहीं है। बताइए कि इतनी बड़ी पार्टी, जो पिछली बार सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल थी, और आज 25 सीट पर आ गई, इसका कौन है जिम्मेदार? मेरा यही कहना है कि इनको समझना होगा, क्योंकि इनके पास जो है दिखावटी सेकुलरिज्म इनके पास है। अगर इनके पास सेकुलरिज्म होता, ये जान समझ सकते थे कि पिछली बार भी सीमांचल में 5 सीट लाया गया, जिसमें से 4 सीट जो है इन्होंने हम लोग की सीट को खींच लिया। तो मेरा ये कहना है कि अगर आप 4 सीट खींच लिए हैं, तो ये किसका खींचा है आपने? हमारा ही तो खींचा है। आप इसीलिए डरते हैं कि अगर ये बहुत संख्या में अगर आ जाएंगे तो ये हिस्सेदारी मांगेंगे, क्योंकि ये लोग हिस्सेदारी देना नहीं जानते हैं। मिथिला के हो या बिहार के जो भी मुस्लिम बड़े नेता, मुझे आज तक एक स्टेटमेंट, आपके चैनल से बताना चाहता हूँ, एक स्टेटमेंट मुझे आप दिखाइए कि इन लोगों ने किसी भी हक पर
अपने पार्टी से बोला हो कि ये चाहिए मुसलमानों को। अभी तो इनके पास सरकार भी नहीं है, सरकार से पहले भी मुझे आप बताइए, और सरकार के बाद पार्टी में सीट के बारे में पूछिए कि कितना सीट मिलना चाहिए, कितना सीट नहीं मिलना चाहिए। इनकी कोई से ये लोग सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स में इसलिए बचे हुए हैं कि मेरा बेटा की सीट बच जाए, मेरे पोता की सीट बच जाए, मेरा सीट बच जाए, मेरा वकार वजूद बच जाए, बस इसके अलावा इनके पास बेटा कोई। के सीट पे जब आए तो बेटा से फातिमी साहब के बेटा फराज फातिमी साहब आपके सामने थे, कहीं ना कहीं गठबंधन से चुनाव लड़ रहे थे, जितना आपने वोट लाया है उतना से वो हार रहे थे। तो क्या लगता है उनको हराने के बाद आपको ऐसे नहीं नहीं, क्या ये ठिका सिर्फ हम ले लिए हैं क्या? हम भी पॉलिटिकल पार्टी हैं। आपको अगर इतना ही समझ में मेरे बारे में ये लोग कहते थे कि 50 वोट नहीं आ रहा है, 100 वोट नहीं आ रहा है, 200 वोट नहीं आ रहा है। भाई आपको इतना नहीं समझ में आ रहा है कि जब हम आपके घर तक गए थे कि आप मुझे जो है 5 सीट दे दीजिए, 6 सीट दे दीजिए, और ये पहल हमने किया, जबकि हमारे 4 विधायक को इन लोगों ने तोड़ा। तो सेकुलरिज्म के बचाने के लिए पहल तो हमने किया, उन्होंने तो नहीं किया। और उसके बावजूद भी ये लोग कहते थे, तेजस्वी जी कहते थे कि अगर इनको हम दे देंगे तो हम कहाँ से लड़ेंगे, हमारा ये काम इस। मुकेश सैनी कहते सिनेमा हॉल का टिकट है क्या कि मुसलमानों को हम टिकट दे दें, मुसलमानों को हम चुनाव लड़वाएं। तो ये सब चीज़ बिहार का जितना लोग है सब देख चुके हैं। न ये दलित के हैं, न ये यादव के हैं, न ये मुसलमान के हैं, सिर्फ अपने सत्ता के लिए राजनीति में है ये लोग। हमने सुना है कि आपको केवटी विधानसभा से आप कई बार बैठाने की कोशिश भी हुई थी, पैसे का लालच देकर वगैरह वगैरह से सब बात सामने आ नहीं रहा है। देखिए, ये सब गलत जगह रॉन्ग डायल कर रहे थे ये लोग, जो भी लोग थे। अच्छा, ये बातें हुई थी? जो भी बात हुई नहीं हुई, सब जी। चीज़ें नहीं है। सब लोग अपनी अपनी कोशिश करते हैं, लेकिन गलत जगह ट्राई कर रहे थे। ये लोग जो है गलत जगह ट्राई इसलिए कर रहे थे कि ये हमेशा इन लोग की आदत रही है खरीद फरोख्त करने की। लेकिन यहाँ तो चट्टान थे भाई, न बिका है, न बिकने देंगे, न बिकेंगे, वो वाला सीन था। तो इसलिए जो है ये सब जो दिमाग में, और मैंने स्टेटमेंट सुना फातिमी साहब का अभी, हमारे बहुत सीनियर नेता है मिथिला के, जी। हम लोग इज्जत करते हैं उनकी, और इतना लूज टॉक कर रहे हैं, बताइए कि बीजेपी से पैसा मिला है, ये मिला। बहुत आश्चर्य होता है कि आप इतने सीनियर नेता हो गए, जब तक आपके पास कोई एविडेंस ना हो, आप इस तरह क्यों भाषा पूरे इस्तेमाल चुनाव करते हैं? में उन्होंने एआईएमआईएम को टारगेट किया है, पूरे चुनाव में वो भी वो बार बार ओवैसी साहब का नाम ले लेकर टारगेट किया है, क्या कहिएगा बहुत इस पे? आश्चर्य होता है। और मैं यही बोला ना कि पॉलिटिक्स तो अपनी जगह पर है, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो वो हमारे जो है सीनियर हैं, जी। मिथिला के बड़े नेता हैं, इस बिना पर भी हम उनकी इज्जत करते हैं। लेकिन अगर इस तरह का आप लूज टॉक करेंगे किसी नेता के बारे में, तो भाई एनर्जी बढ़ेगी ना अगला कार्यकर्ता को, कि हमारे आपको अगर कोई गाली देगा तो आपके जो कार्यकर्ता हैं वो आग बबूले हो जाएंगे। आपने ओवैसी साहब के बारे में उल्टा पुल्टा बोला, आपने एमआईएम के जो कैंडिडेट है उनके बारे में उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं। तो ये मत समझिए कि ये चीज़ जो है डिमोलाइज हो रहा है। आप जितना किसी को कोसेंगे, आप जितना किसी को जो है दबाने की कोशिश करेंगे, वो और उठेगा वो। तो मेरा ये एक ही मशवरा है फातमी साहब को कि आप पॉलिटिक्स जो है करें, राजनीति करें, विकास की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें, इलाके में जो कमियां रह गई हैं उस पर काम करें, न कि जो है कौन बीजेपी को पैसा दिया, कौन बीजेपी से पैसा लिया, कौन क्या किया, ये सब घर में झांकने वाला काम जो है बिल्कुल ना करें। और ये मेरा मशवरा है उनको कि आगे की जो राजनीति अपने बेटा के लिए, अपने लिए भविष्य जो है वो अपना वो देखें। हम लोग का तो अपनी शुरुआत है, और हम लोग हमेशा नारा दिया है बाहरी भगाओ केवटी बचाओ। केवटी का क्यों नहीं बन सकता है कोई विधायक? जिंदगी भर मैंने आज सुबह लाइव भी आया था, मैंने कहा था कि मेरे दादा, मेरे फादर, मैं खुद इन लोगों को हमेशा वोट देते रहे, पूरा पंचायत, पूरा इलाका देता रहा है। और अगर केवटी का कोई बेटा खड़ा होना चाह रहा है तो आपको क्या इतनी दिक्कत है? मतलब जो है घर का बेटा नहीं खड़ा हो, अब बाहर का आके लोग ये राज करें यहाँ पर केवटी में। तो इसलिए हमेशा मैं बता रहा हूँ, बाहरी भगाओ और केवटी बचाओ। इस बार तो कामयाबी नहीं मिली है, क्या अगला स्टेप क्या है? नहीं, हम लोग कंटिन्यू, अभी मैं बैठा नहीं हूँ, जी जी। मैं एकदम कंटिन्यू काम करना शुरू कर दिया हूँ लोगों के बीच में। पहले भी करता था, लेकिन इस बार अलग रणनीति से काम कर रहा हूँ। हमारे पास पूरा मतलब सिस्टम है, अपना काम करने का तरीका है, हमारे साथ लोग हैं, हमारे साथ युवा जुड़े हुए हैं। ये 7,500 वोट जो है, 7400 वोट, ये कोर वोट है हमारा। आप समझिए इस चीज़ को, ये एक लोगों का 100 वोट पर 1 वोट भारी पड़ेगा ये वोट। तो इसीलिए जो है 7400 जनसंख्या संख्या मत देखिए, ये डरा कर धमका कर
एक टेरर का माहौल बनाकर उस माहौल में जो है इन लोगों ने इतना हमने वोट पाया है। बहुत नेगेटिव चलाया गया, बहुत चीज़ें, मतलब जो हो सकता था इनके पास यंत्र, उन्होंने ये इस्तेमाल किया यहाँ पर वोट पाने के लिए। लेकिन ये 7400 नहीं है, ये 74,000 से भी अधिक वोट है। आखिरी बार बताइए कि आपको 5 सीट मिला है पूरे बिहार में, तो क्या लगता है ओवैसी साहब अब आजकल में कहीं आने वाले हैं क्या? हाँ, मतलब जो है किशनगंज जो आ रहे हैं सीमांचल में, कितने तारीख को आ रहे हैं? कुछ जनता को बता 21 तारीख को आ रहे हैं और ये आते रहेंगे। दें। जी। एक मजलिस जो है एक बहुत रफ्तार में बिहार में फैल रही है और मैं सभी लोगों को दावत देता हूँ कि आइए मजलिस के साथ जुड़िए और मजलिस ही आपकी जो है दलितों की, वंचित की, गरीबों की जो है एक पहचान बनेगी। जिस तरीके से आरोप लगाते हैं, महागठबंधन के लोग आरोप लगाते हैं कि ओवैसी साहब चुनाव के वक्त सिर्फ आ जाते हैं और चुनाव खत्म हो गया हैदराबाद जाकर बैठ जाते हैं, तो क्या इस आरोप को आप क्या कुछ भाई कहेंगे? साहब, लोग केवटी नहीं आ पाते हैं। केवटी के अंदर में विधानसभा में बहुत सारी जगह दंगा हुआ। किसी एक नेता का नाम बताइए जो बड़े बड़े नेता कहलाते हैं अपने आप को, किसी गांव में जाके पहुंचे हों, हमारे हिंदू भाइयों, हमारे दलित भाइयों, हमारे मुसलमान भाइयों के साथ सहानुभूति दिया हो कि आप घबराइए नहीं, हम लोग साथ हैं और ये हिंदू मुस्लिम सब मिलकर एक साथ रहेंगे। नेता का क्या काम है? अपने इलाके को शांतिपूर्वक बनाना। क्यों नहीं पहुंचते हैं ये लोग? अरे जिनके लिए जाले में वोट देते समय सब पूरा गांव खाली हो गया, वो नहीं, वहां नहीं लोग पहुंचे हैं, तो आपके लिए क्या पहुंचेंगे? बढ़ी है बगल में हमारे यहाँ, बढ़ी जल रहा था, ये लोग जेडीयू ज्वाइन कर रहे थे 2020 में, उसी दिन का मामला है। तो देखिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। मैं राजनीति में सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि हम लोग, वो हमारे बहुत सीनियर नेता हैं, मैं उनसे यही कहूँगा कि हम लोग जूनियर हैं, ये टिप्पणी टिप्पणी नहीं करें। एक अच्छी पॉलिटिक्स की शुरू जो होता है राजनीति, विकास के मुद्दा पर डिस्कशन कीजिए, डेवलपमेंट की बात कैसे हो, मिथिला को कैसे आगे बढ़ाया जाए, उसकी बात होनी चाहिए। ये ओवैसी साहब कौन कपड़ा पहने हैं, अब वो कौन सा कपड़ा नहीं पहने हैं, वो कहाँ से आए हैं, हैदराबाद से आए हैं, मोदी जी तो गुजरात से हैं, पूरा बिहार जो उनको गुजरात के नाम पर, मोदी जी गुजरात से है ना, जी। तो मोदी के नाम पर वोट पड़ता है। तो फिर उनसे क्यों नहीं सवाल करते हैं भाई आप? ओवैसी साहब से इतनी तकलीफ क्यों है आपको कि वो हैदराबाद के हैं? हैदराबाद भारत का हिस्सा नहीं है क्या? क्या देश में लोकतंत्र का पार्ट नहीं है क्या ये? संविधान हमको अधिकार नहीं देता क्या हैदराबाद के लोग यहाँ आके चुनाव लड़े? पार्लियामेंट में आवाज हैदराबाद के लोग उठाए और यहाँ आकर जो है आप हैदराबाद और जो है अलग अलग राज्यों का जो है ये करते, तो ये सब नहीं चलने वाला है। फिर मैं केवटी की जनता से अपील यही करूँगा, आपका बेटा अनीसुर रहमान आपके साथ 24 घंटा खड़ा है। कोई भी समस्या हो, कोई भी इश्यूज हो, आप हमको बताएं, हम आपके साथ खड़े हैं। और एक नेता का यही काम है कि अपने क्षेत्र के साथ हमेशा खड़े रहे और मैं खड़ा रहूँगा इंशाल्लाह। चलिए, ये थे अनीसुर रहमान साहब एमआईएम नेता, बहुत बहुत शुक्रिया।